आज के करंट अफेयर्स क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सस्पेंस ब्रिज गिरने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई? तो आंसर है गुजरात। मैं सस्पेंस ब्रिज के विषय में बता दूं कि इसे झूलता हुआ ब्रिज भी कहा जाता है। इसे बनाना आसान होता है, इसमें कम खर्च लगता है, लेकिन यह खतरा से भरा हुआ रहता है। वैसे ये जो गुजरात का जो ब्रिज है जो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका निर्माण 1880 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा किया गया था और यह ब्रिज जहां है वह जिला का नाम मोरबी जिला है और जिस नदी पर बना हुआ था उस नदी का नाम मच्छू नदी है। इस ब्रिज की लंबाई 765 फीट थी। मैं बता दूं, यह ब्रिज बराबर क्षतिग्रस्त जैसे दिखाई देता था तो इसका मरम्मत होते रहता था। इसी बीच में लगभग 2 करोड़ रुपया लगाकर इसकी मरम्मत की गई थी और 25 अक्टूबर को ही इसको खोला ही गया था। वहीं 31 अक्टूबर को ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है इसके पीछे बहुत सारे धारणाएं हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली धारणा यह है कि इस पर 100 लोगों की भार सहने की क्षमता थी। इसे 100 लोगों की भार सहने की क्षमता थी, लेकिन इस पर क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए थे। लगभग कहा जा रहा है कि 400 लोग इस पर चढ़ गए थे। अब सवाल उठता है कि ये जो 100 की जगह 400 लोग उस पर गया तो इसका दोषी कौन है? तो ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना सच है कि इसका दोषी वहाँ के मालिक, वहाँ के ठेकेदार हैं, जिन्होंने 100 व्यक्ति के जगह 400 व्यक्ति का टिकट काटकर उस पर उसको जाने के लिए छोड़ दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो भी हो, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी और ईश्वर से भी यही कामना करता हूं कि इस तरह की घटना को पुनः नहीं दोहराएं। और आज के करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता, जी हां, देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। मैं इस देश के प्रथम मतदाता के विषय में बता दूं। भारत में मालूम होगा कि लोकतंत्र शासन की शुरुआत मतदान से रियल में हुआ था। 1952 ईस्वी में पहली बार जब चुनाव हुआ था तो उसी समय पहला वोट डाला था यही जो प्रथम मतदाता है श्याम चरण नेगी। इन्होंने पहला मत डाला था और यह अभी तक जीवित है। अभी इसकी आयु 106 वर्ष है और पिछले ही विधानसभा चुनाव में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जाके अपना मत डाला था। तो आज भारत बड़ी खुशनसीब है कि इसका पहला वोट डालने वाला व्यक्ति अभी तक इसके साथ है। अब हम आज के क्लास का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कहने जा रहे हैं। और तीसरा है, हाल ही में पिक्की जी, इसको इंग्लिश में FICCI भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? जी, पिक्की के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है शुभरकांत पांडा। जी, शुभरकांत पांडा। मैं थोड़ा सा इस पिक्की के विषय में बता दूं कि क्या है। यह पिक्की व्यापारिक संगठन है। जी, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है। इसकी स्थापना वैसे 1927 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो संजीव महतो है, लेकिन इसके जगह पर ये अभी जो मैंने कहा कि शुभरकांत पांडा, ये जो हैं 16 से 17 दिसंबर के बीच इसके पद लेंगे, अर्थात संजीव महतो के पद लेंगे। ये भी बहुत अच्छा संस्था है जो देश के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और अब आज के करंट अफेयर्स का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में यूजीसी, जी यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो आंसर है 11 दिसंबर। जी हाँ, मैं बता दूं कि यूजीसी ने भारत के सभी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर यह कहा है कि 11 दिसंबर को भाषा दिवस के रूप में मनाएं ताकि भाषा का विकास हो सके, भाषा क्या है उसको लोग समझ सके। और
आज के करंट अफेयर्स का 5वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा, जी हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है स्पेस एक्स। और मैं बता दूं उस रॉकेट का क्या नाम है वो भी सुन लीजिए। उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन हेवी, जो 2 नवंबर को लॉन्च किया गया है और ये कंपनी है एलन मस्क की कंपनी, जी उसी के द्वारा यह विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है। और आज के 6ठा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? जी हां, तो है पुडुचेरी। जी पुडुचेरी ने अपना 1 नवंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। और आज के क्लास का 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय स्थापित किया जा रहा है? तो वो है गुजरात। जी हाँ, मैं बता दूं गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय का आमरण होने जा रहा है, स्थापना होने जा रहा है, जहां पर विश्व के ही नहीं, जहां पर भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पुराने जो पांडुलिपि है उसको संग्रहित करके रखा जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं पांडुलिपि क्या होता है। जब छापाखाना का खोज नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग हाथ से लिखकर दस्तावेज तैयार करते थे। वह दस्तावेज या तो ताम्रपत्र पर होते थे या फिर धातु पत्र पर होते थे, तांबा के पत्र पर होते थे या पत्थर पर होते थे। उसी को कहा जाता था पांडुलिपि, जो हजारों वर्ष के हैं और आज भी हैं। और उसको आज पढ़ के उस समय के संबंध में हम स्पष्ट जानकारी ले रहे हैं। आज के इतिहासकारों के लिए यह पांडुलिपि काफी महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास के 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगंड धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? जी हां, किस राज्य में मानगंड धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो वो है राजस्थान। जी, और मैं बता दूं राजस्थान के वह जिला है बांसवाड़ी। अब मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि आखिर ये क्या है, नहीं है, ये क्या मजरा है, क्या क्वेश्चन है, ये मानगंड धाम क्या है। मैं बता दूं राजस्थान के बांसवाड़ी में जो ये राम मानगढ़ धाम है वह एक बहुत ही दार्शनिक कहिए या फिर अतीत को याद दिलाने वाले जगह है। मैं थोड़ा सा उसके विषय में एक छोटी सी कहानी बता दूं। 17 नवंबर, जी हां 17 नवंबर 1913 ईस्वी की बात है और वहां पर गोविंद गुरु, जी गोविंद गुरु के भक्तों ने, चेलाओं ने, शुभचिंतकों ने, समर्थकों ने इकट्ठा हुए थे बहुत सारे संख्या में। और उसका मकसद था, मुख्य मकसद था अंग्रेजी सरकार से कैसे मुक्ति मिले, इस पर विचार विमर्श करना, अंग्रेज का विरोध करना और अपने धर्म के विषय में तो कर ही रहा था, लेकिन ये भी, अर्थात मैं बता दूं गोविंद गुरु जो थे वह अंग्रेज के नज़र पर चढ़ा हुआ था, अंग्रेज को वह नहीं सुहाते थे। और उस दिन अर्थात 17 नवंबर 1913 ईस्वी की बात है, बड़ी ही दुख की बात है मेरे भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड सुने होंगे, इससे बड़ा दुख की बात है ये 17 नवंबर 1913 की बात। यहीं पर राजस्थान के मानगंड में बांसवाड़ी जिला की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर गोविंद गुरु के भक्तों ने जब इकट्ठा हुआ था विचार विमर्श करने के लिए, तो वहाँ पर अंग्रेजी पुलिस ने आके गोलियां चलाई और जिसमें करीबन 1500 लोगों की जानें चली गई थी। 1500 ये मुख्य रूप से आदिवासी ही थे वहाँ पर, 1500 आदिवासी मर गए थे वहाँ पर। और वहाँ पर इस 1500 की मौत जो हुई थी ये बलिदान कहा जाए, एक तरह से देश के लिए इन्होंने अपनी जान की निछावर के थे, बलि दिए थे। और फिर मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके प्रयास से वह स्थल
आज राष्ट्रीय स्मारक के रूप में हमारे सामने हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात को समझे कि इस जगह की कितनी वैल्यू है, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर इस स्थान के महत्व को बताया और आग्रह किया कि इसे राष्ट्रीय स्मारक स्थल घोषित किया जाए। और फिर हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो दिल के खुले हुए हैं, जो अपनी संस्कृति के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, संस्कृति की रक्षा के लिए, उन्होंने तुरंत ही इसे स्वीकार कर लिया। और मैं बता दूं आप लोगों को कि 1 नवंबर को इन्होंने खुद वहां पहुंचकर इस दार्शनिक स्थल को, इस बलिदान के स्थल को उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। तो मैं अशोक गहलोत एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस काम के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं नमन करता हूं। और मैं अब आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास का 9वां प्रश्न है कि हाल ही में कहां भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया? जी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो वो बता दूं मैं कि वो है राजस्थान में ही। राजस्थान बड़ी ही लकी इस सप्ताह के राज्य बने हैं, जहां विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी वहीं पर स्थापित किया गया है। मैं बता दूं कि यह प्रतिमा को बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा है, और इसमें लगभग 30,000 टन धातु की खर्च हुई है। और मैं ये भी बता दूं कि इसको बनाने में अपने ही देश के लिए दुनिया के कई देश के उत्तम कारीगर लगा है। इसमें लगभग 90 इंजीनियर है और 900 कारीगर मिलकर इसको बनाया है, और इसकी ऊंचाई 369 फीट है। जी, विशाल। और मैं बता दूं कि यह शिव की प्रतिमा लगभग 20 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है, इतनी विशाल प्रतिमा है। चलिए, तो राजस्थान को बहुत कुछ मिला इस सप्ताह में। हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और फ्रांस। जी, भारत और फ्रांस के स्थल सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होगी। इसका क्या नाम रखा गया है? जी, तो इसका नाम है शक्ति। मैं बता दूं, यह बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास है। यह स्थल, दोनों देश के स्थल सेना अर्थात थल सेना आपस में युद्ध अभ्यास करके अपने प्रैक्टिस को एक साथ लड़ने के लिए अभ्यास करेंगे, और फिर जरूरत पड़ा तो कहीं दूसरे देश या अन्य देश के साथ जब करेंगे तो दोनों सेना आसानी से तालमेल करके कुछ भी कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसी से संबंधित है आज के लास्ट क्लास, अर्थात इसी से संबंधित है आज के लास्ट प्रश्न। वह है लास्ट प्रश्न, भारत और फ्रांस के वायुसेना, जी, वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किया था, उस अभ्यास का क्या नाम था? तो उस अभ्यास का नाम था गरुड़। जी, वह पिछले ही अक्टूबर में दोनों देश के वायुसेना ने मिलकर अभ्यास किए थे, और उस अभ्यास में सफल भी रहा था, बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद ये थल सेना को मौका मिला है दोनों देश के सेना को एक साथ अभ्यास करने का। तो आज हमने जो भी करंट अफेयर्स बताए, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको काम आएगा, आपको ये लाभ पहुंचाएगा। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। खत्म। एक आवाज में ले लें।